ओके, इंसोलेशन हिंदी में बात करूं तो सूर्य तप। दोस्तों ये शब्द बड़ा विचित्र है, ये शब्द बड़ा विचित्र है क्योंकि इसके अंदर ही पूरी मीनिंग छुपी हुई है। आप मुख्य परीक्षा जब भी देंगे तो आप कुछ इसी प्रकार लिखेंगे। इन मतलब कमिंग, कमिंग का मतलब होता है आना। SOL, SOL का मतलब होता है दोस्तों सोलार, सोलार। ए शन, अगर मैं ए को कैपिटल फॉर्म में लिख दूं और TION लिखूं तो इसका मतलब होता है रेडिएशन, यानी विकिरण, यानी विकिरण। तो आपको साफ साफ समझ में आ गया कि जो सूर्य का जो विकिरण है उसका आना ही सूर्य का विकिरण यानी रेडिएशन वेव्स का आना ही क्या कहलाता है? इंसोलेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, तो ये ऐसे आप फॉर्म में लिखेंगे। तो इंसोलेशन में ही छुपा हुआ है हमारे पूरा सूर्य तप का मीनिंग। ओके ओके, अब बात करते हैं सूर्य तप। जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य तप क्या है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का जो बहुत बड़ा स्रोत है हमारे पृथ्वी के द्वारा उसका मतलब ऊर्जा को ग्रहण किया जाना। देखो, सन से जो फोटोन हमारे अर्थ तक आते हैं इन्हें हम कहते हैं दीर्घ तरंगे, माइक्रोवेव्स कहते हैं, दीर्घ तरंगे कहते हैं। माफ करना, लघु तरंगे, माफ करना, लघु तरंगे, लघु तरंगे कहते हैं। जब ये अर्थ पर टकरा के परावर्तित होते हैं, आराम से समझना, रिफ्लेक्शन, परावर्तित होते हैं तो इन्हें कहते हैं दीर्घ तरंगे या पार्थिव तरंगे। इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल वेव्स कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल वेव्स कहा जाता है, पार्थिव तरंगे कही जाती हैं। इतना अभी याद रखना क्योंकि मैं अब आगे मूव करने वाला हूं थोड़े से दूसरे भयानक कॉन्सेप्चुअल पे। ध्यान रखना, सूर्य से जो तरंगे आ रही हैं वो माइक्रोवेव्स हैं, लघु तरंगे हैं। पृथ्वी पर आकर जब वो वापस जा रही हैं तो वो क्या है? हमारी दीर्घ तरंगे कहलाती हैं, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल वेव्स भी कहते हैं और पार्थिव तरंग भी कहते हैं। पृथ्वी से टकराकर वापस होने वाली दीर्घ, ऊपर से आने वाली लघु। ओके, अब आप देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट। देखिए, ये है पृथ्वी, ये है सन। ओके, पृथ्वी पर ये हमारा इक्वेटर है, ये है भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री यानी 22.5 से ले लो 24.2 तक झुकी हुई, औसतम 23.5 डिग्री झुकी हुई। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो हमारी इक्वेटर है ये होती है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी पृथ्वी को अलग अलग दो हिस्सों में बांटने की ये भूमध्य रेखा होती है। अक्षांश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी सूर्य पढ़ा रहा हूं। ये जो भूमध्य रेखा होती है, कहते हैं इस पर सूर्य की लंबता यानी सीधी किरणें साल भर नहीं पड़ती, मैक्सिमम टाइम पड़ती हैं, ये कहा जाता है। कुछ कुछ किताब में लिखते हैं साल भर पड़ती हैं, वो गलत है। समझ में आ रहा है?
क्योंकि 23.5 डिग्री भी एक ऐसा अपना विदिशा के पास क्षेत्र है, वहां पर सीधी सीधी किरणें आती हैं। हम ये कहेंगे पृथ्वी का जो मध्य भाग है, जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर मतलब ए डिवाइडिंग इनटू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो इक्वेटर लाइन है, मैक्सिमम जो सन की रेज आ रही हैं वो स्ट्रेट पड़ती है, लंबता मतलब स्ट्रेट पड़ती हैं, और साल में मैक्सिमम टाइम तक पड़ती हैं। ये ध्यान रखना, लंबता पड़ती है और साल में स्ट्रेट सीधी, और ईयर में मैक्सिमम पड़ती है। मैक्सिमम साल भर नहीं पड़ती, लेकिन मैक्सिमम पड़ती है, क्योंकि ये सूर्य जब 23.5 डिग्री पे होता है, ये अभी नहीं पढ़ा रहा, ये बाद में पढ़ाऊंगा, फिर भी एक बता रहा हूं मैं। जब 23.5 डिग्री पे सूर्य होता है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति सुना होगा, मकर जब ऐसे घूमता है ना, तो जहां पे जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जो भूमध्य रेखा पे बनता है, तो यहां पर 66 डिग्री का कोण बनता है। सारी डिग्रियां बदल जाती हैं, यहाँ पे 66.5 हो जाता है, यहाँ पे 47 हो जाती है, सारी जो 66 ऊपर होती है, आर्कटिक अंटार्कटिक सब बदल जाती है। तो आप ये मत कहना किताबों में लिखा रहता है, दो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता रहा हूं। मैंने बोला पृथ्वी को भूमध्य रेखा आधे आधे पार्ट में डिवाइड करती है। फिर मैंने बोला सूरज की जो किरणें आती हैं, भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में कहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है, एरिया है, जोन है, जहां पर सूरज के आने वाली सूर्य ताप किरणें, वेव्स, रे, तरंगे, जो कहना चाहो, लघु तरंगे, वो मैक्सिमम टाइम यहां पर सबसे ज्यादा पड़ती है। मैक्सिमम टाइम सबसे ज्यादा पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, सूर्य, और ये है नॉर्थ पोल, आप जानते हो बर्फ जमी रहती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका का क्षेत्र, ये रहा अंटार्कटिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका, बर्फ ही बर्फ जमी है। इसका मतलब क्या है, इनकी स्थिति ऐसे होने के कारण कभी भी यहां पर, यानी ये 90 डिग्री का है बेटा, ये है क्या है, झुकी तो 23.5 डिग्री है, लेकिन इसका जो लैटिट्यूड है ये 90 डिग्री आता है, 0 1 2 3 4 90। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर कभी भी सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती, कभी भी नहीं। 47.5 तक चली जाती है, उससे ज्यादा तो कभी नहीं जाती, कभी जाती ही नहीं है, ध्यान रखना। तो मेरी बात समझिएगा, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो मैक्सिमम टाइम ये लिखा भी है मैंने, इक्वेटर पर पड़ती हैं। तो इक्वेटर पे सपोज समझाने के लिए 100% अगर एनर्जी मिल रही है, 100% एनर्जी नहीं मिलती। मैं ये क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सूर्य की जो गर्मी आती है वो पृथ्वी पर पूरे हिस्से में एक जैसी नहीं रहती, मैं ये बता रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कारण भी मैं बता रहा हूं। पहला कारण ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य की जो गर्मी आ रही है, आप सोचें कि उतनी ही गर्मी अमेरिका में होगी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं है। सूर्य की जो गर्मी है, जो ऊपर से इंसुलेशंस, जो रेडिएशंस आ रही हैं, विकिरण आ रहा है, वो पृथ्वी पर डिवाइड हो जाता है, अलग अलग, कहीं ज्यादा कहीं कम, यानी कहीं धूप कहीं छांव। ऐसा क्यों? उसी का पहला कारण यह है कि सूर्य का, पृथ्वी का ऐसा झुका होना, ये जो इक्वेटर है हमारा, ये जो इक्वेटर है, ये मैक्सिमम ईयर में मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करता है, मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम रेडिएशन विकिरण प्राप्त करता है। अब जब मानो यहां पे 100% कहीं नहीं होता, क्योंकि वो तो पूरे पृथ्वी पे बट गया है, लेकिन इसे समझाने के लिए चलो 100% बता रहा हूं, क्योंकि अगर 10% भी आएगा तो 10 को भी 100% से ही हम कैलकुलेट करके मानते हैं। तो मानो भूमध्य रेखा पर 100% अगर इंसुलेशन आ रहा है, ध्यान रखना, इंसोलेशन आ रहा है मतलब सूर्य ताप आ रहा है, तो ध्रुवों पर उसका सिर्फ 40% ही रहेगा। 2013
बिहार या राजस्थान का ये क्वेश्चन था कि इंसुलेशन का ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का इक्वेटर का कितना प्रतिशत सूर्य ताप इंसुलेशन प्राप्त होता है। चूंकि मैक्सिमम इंसुलेशन यहां एनर्जी रेडिएशन यहां आ रहा है, तो जितना भी यहां आ रहा है 80%, 20%, 30%, 40%, 10%, उसका 40% रेडिएशन 40% रेडिएशन पोलर रीजन्स में जाता है, पोलर रीजन में जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र में जाता है। अगर मानो भूमध्य रेखा पर 10% आ रहा है, तो 10 का 40% हुआ 4, तो 4% जाएगा आपका ध्रुवों पर। तो पहला कारण, पूरी पृथ्वी पर समान रूप से जो सूर्य ताप आ रहा है वो उसका वितरण डिवाइड हो जाता है, पहला कारण। दूसरा रीजन, ये मेरा पहला रीजन था 40% इधर। दूसरा रीजन क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, आईएएस स्तर का है ये ससुरे जो दूसरी कोचिंग वाला है। मैं कोचिंग को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं कभी बोर्ड पे लिख के नहीं पढ़ाता। आपने कई कोचिंगें देखी होंगी, पूरा बोर्ड पे छाप देते हैं उठा के, फिर वही लाइन पढ़ते रहते हैं और बच्चे लिखते रहते हैं, बच्चों को बड़ा फील होता है गुड। अबे उसमें लाइन रीड करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको एकदम से एनालाइज करके नोट कर लेना। मैं नोट्स दूंगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी तो खड़ा हूं मैं। टाइम हो रहा है अभी आपका 10:30, 10:35 हो रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूं रात में समझाने के लिए। तो इन्हें एनालाइज करके लिखना, मैं बोर्ड पे नहीं लिखता। बोर्ड पे बच्चों का दिमाग मेरी बातों पे नहीं रहेगा, वो सिर्फ बोर्ड की लाइनें पढ़ते रहेंगे और टीपने बन जाएंगे, टीपने जो होते ना ग्रुप 3 के एग्जाम, वो बन जाओगे आप। वो नहीं हो, आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स हो। तो प्लीज, इसलिए मैं यहां समझा रहा हूं एक एक बाय स्टेप, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ मेरे यहां पर रहे, कलम चले और मेरी आवाज पे रहे। ठीक है बेटा, ओके। रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, नेट अगर खत्म हो जाता है लिंक पड़ा रहता है। चलिए अब इधर आइए, हम बात करें। तो ये जो हमारा लेवल था, ये जो हमारा ये था, तो पहला रीजन क्या है, इक्वेटर पर एक ऐसी पोजीशन होना, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना। तो भूमध्य रेखा एक ऐसा स्थान है, इक्वेटर एक ऐसा स्थान है जहां पर मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन प्राप्त होती है सन की। अब मेरा दूसरा कारण, दूसरा रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सूर्यातप, इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्यों है। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण, ओके, दूसरा कारण, अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर अब हमारा क्या होता है, आप जानते हो पृथ्वी के अंदर कई ऐसी चीजें होती हैं वायुमंडल में, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी में कई वायुमंडल में ऐसी चीज होती हैं जो सूर्य के ताप को एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मेरी बात समझिएगा, वाटर वेपर, जल वाष्प, पानी के कण होते नहीं होते, उमस ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो सूर्य की किरणें आती हैं, वो पानी गर्म हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर का गैसेस का, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, जल वाष्प, वाटर वेपर, एयरोसोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। मेरी बात समझिएगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा मुझे बड़ा पृथ्वी को बनाना पड़ेगा। ये है हमारी पृथ्वी को, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। चलो ऊपर ही कर देता हूं, क्योंकि वो उसकी नीचे की जो इस स्मार्ट टीवी की डेडलाइन होती है उसको टच कर जाती है तो ऊपर उठ जाता है। देखिए
ये है हमारा एशिया, ये लगा यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, कैनेडियन शील्ड, ये रहा कैनेडियन शील्ड हो रही, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, मैं और ड्रॉ नहीं करूंगा, आई वोंट ड्रॉ, अगर ड्रॉ करना है तो ओपन कर सकते हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हैं हमारे। अब तो 8 हो गए, लेकिन गिना नहीं जाता। 8वां के बारे में बहुत बड़ा वर्णन करूंगा मैं बाद में जब अपन पढ़ेंगे। तो वैसे तो 8 हैं। महाद्वीपों की भी एक सिद्धांत होता है, किसे महाद्वीप मान लेते हैं। तो जो महाद्वीप 8वां मिला है वो आधा पानी में डूबा हुआ है, चलेगा, हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। चलो अभी महाद्वीप नहीं बढ़ा रहे। तो ये पृथ्वी है, ये हमारा सागर है, आप जानते हैं यह है इंडियन ओशियंस। इंडियन ओशियन फैला हुआ है, इसका ये है अरब सागर, यही सहायक, इंडियन हिंद महासागर ही अरब सागर, और बे ऑफ बंगाल ये हमारा अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर। ये हमारा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये पूरा पृथ्वी का हमेशा देखते तो ये वाला आगे का हिस्सा देखते हैं, पीछे क्यों नहीं देखते, पीछे पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है और यहां तक आया हुआ है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको सूर्य ही पढ़ा रहा हूं, आखिरी लेक्चर है सूर्य ताप भी पढ़ा रहा हूं। आप देखेंगे तो ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये यानी आप अगर मैं बात करूं तो 35 डिग्री अक्षांश ये लैटिट्यूड्स होते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 35, और यहां भी 35। यहां तो खैर पूरा पानी ही पानी है, मैं इतना इतना ये रेंज लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां पानी ही पानी है, पानी 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 ही पानी। गर्मी यहां पड़ रही है ज्यादा क्योंकि स्थिति ऐसी है, यस सुनो, इसका स्थिति क्या है, बिल्कुल ऐसी है। चूंकि गर्मी इधर पड़ रही है ज्यादा तो भाप बनेगी, पानी गर्म होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा, अपनी मतलब जलवाष्प बनेगा, हाँ या ना। तो यहां पर सर्वाधिक ये भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है इधर का नीचे का, यहां पर ज्यादातर वाटर वेपर ज्यादा मिलता है, ह्यूमिडिटी, जल वाष्प। क्यों, पानी है ना, सागर है। अब सागर है, गर्मी है, तो भाप तो बनेगी बनेगी। तो जल वाष्प की मात्रा यानी वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की जो बेसिकली मात्रा है वो हमारे भूमध्य सागरी, ये मतलब भूमध्य रेखा के पास बहुत ज्यादा पाई जाती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास मैक्सिमम वाटर वेपर की क्वांटिटी पाई जाती, जल वाष्प पाया जाता है। ठीक है, अब जल वाष्प भी जैसे CO2 है ना, ट्रैप करता है रेडिएशन को, गर्म करता है, ग्रीन हाउस गैस कही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसे ही जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर है वो भी ट्रैप करता है, किसे, सूरज की किरणों को, जो आ रहा है वो भी गर्म होता है, ट्रैप करता है। अब जैसे जैसे हम ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन, ये पोल है बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे जैसे यहां से हम पोल की तरफ जाएंगे, एक तो सूर्य तप यानी रेडिएशन, विकिरण कम होता चला जाएगा और पानी की मात्रा भी वहां पे कम होती चली जाती है अगर हम ऊपर जाते हैं तो, जिसके कारण ये जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है ये ऊपर जाते में कम हो जाती है, घटती चली जाती है, बहुत घट जाती है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कम होती चली जाती है। यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर की तरफ अगर हम आएंगे तो वाटर वेपर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, पोल की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। कारण क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया वाटर वेपर के कारण होने पर एक प्रकार का ट्रैप जोन बन जाता है, एब्जॉर्बिंग
अवशोषण करने वाला। तो उस हिसाब से भी जो मैक्सिमम हमारी जो सूर्य तप है, इंसोलेशन है, वो भूमध्य रेखा पर आ जाती है और जो उधर ऊपर कम हो जाती है। ये दूसरा रीजन है। दिस इज इट्स अ सेकेंड रीजन, है ना, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस ऑफ द अर्थ 23.5, है ना, इक्वेटर गेटिंग मच रेडिएशन। Another point, due to water vapor, due to some aerosols, due to some gases, okay, they just create greenhouse effect। यहां बहुत ज्यादा होता है, ट्रैप और एब्जॉर्ब मैक्सिमम रेडिएशन। तो यहां का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, ये क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण पृथ्वी का, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, 15 करोड़ जो किलोमीटर दूर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आता है तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, ये जो सूरज है, जैसे सन है, लाइट आ रही है, तो यहां पर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकीर्णन प्रकीर्णन और परावर्तन, इसका भी प्रभाव होता है। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटर, एंड रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, ये भी कारण होते हैं। जहां पे कणों की मात्रा ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है, वो बिखराव ज्यादा आएगा, और जहां पर कम होगी वह बिखराव कम होगा। कैसे होगा मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये भी तीसरा फैक्टर होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। दूसरा और भी चीज, बहुत सारी और भी चीज आती है। दूसरी चीज है, अगर मैं देखूं तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे टाइमिंग, दिन का निकलना, एक एक स्थान पे ज्यादा सूर्य का चमकना, ज्यादा देर तक रहना, जैसे नॉर्वे की तरफ देखें, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिन का ज्यादा बड़ा होना, यह भी कारण होता है पृथ्वी पर डिफरेंस क्रिएट करने का। मेरे पास कम आएगा गर्मी, तुम्हारे पास ज्यादा आएगी गर्मी, मेरे पास कम आएगी गर्मी, तुम्हारे पास ज्यादा आएगी गर्मी। ओके, तो ये थे प्रभाव। पृथ्वी पर एक समान सूर्य की किरणें नहीं आती, विकिरण रेडिएशन नहीं आती, अलग अलग पार्ट में अलग अलग गर्मी ताप देती हैं। ये मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट था। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? मुझे रिप्लाई चाहिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा मैं पानी पी के आ रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, आपके मैं कमेंट देखना चाहूंगा। प्रियंका है, दिनेश, प्रियंका, दिनेश जैन, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी मेरे लिए बात है। चलिए, अब बात आती है आगे की। आप प्लीज ऐसे करके रखा करें तो ज्यादा बेहतर है, और बहुत ही
क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आती है मेरा दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट। मैं जब भी बात करता हूं इंसोलेशन ही चल रहा है मेरा। चलिए, मैंने आपके सामने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट रखे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच दिलीप। सच बताऊं तो नहीं खाया, 9:30 से कंटिन्यूसली दिलीप मैं नेटवर्क में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम है कल फिर टेस्ट कैसे दोगे जब मेरा टॉपिक नहीं होगा। मैं खा लूंगा वो तो। चलिए बेटा, तो प्रकीर्णन अगर मैं बात करूं और रिफ्लेक्शन परावर्तन की अगर बात करूं, ये होते क्या चीज है, हम अब डिस्कशन कर रहे हैं परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, दे आर सेवरल थिंग। ये कहीं ना कहीं इंसुलेशंस को इफेक्ट करते हैं। मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्कैटरिंग, इंग्लिश मीडियम स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, तो बच्चों को नहीं मालूम होता ये होती क्या चीज है, नहीं मालूम होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन मैक्सिमम 99.9999% बच्चों को नहीं मालूम होता कि प्रकीर्णन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब तक ये नहीं मालूम तो मैं आपको ऊष्मा बजट नहीं पढ़ा सकता, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, प्रकीर्णन को मैं पहले लेता हूं, स्कैटरिंग को लेता हूं मैं, स्कैटर। ये जो प्रकीर्णन होता है, आपने इसके एग्जाम्पल बहुत सुने होंगे। नीला आसमान दिखाई देना, ब्लू स्काई, उगता सूरज, डूबता सूरज की लालिमा, मैं लालिमा लिख रहा हूं। ये सारे कारण होते हैं, ये सारे कारण होते हैं हमारे स्कैटरिंग के। देखिए, अंत में लाल रंग ही क्यों दिखाई देता है, सूरज हमें लाल क्यों दिखता है, क्योंकि लाल की वेवलेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, अंत में सिर्फ वही पृथ्वी तक पहुंच पाती है, इसलिए हम लाल ही सूरज देख पाते हैं, बाकी सारा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य हमारा आसमान है वो नीला हो जाता है। और मैं इसलिए स्कैटरिंग बता रहा हूं कि इसका लगभग 17% हमारी पृथ्वी को एब्जॉर्ब करती है, 17% इसके द्वारा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लहजे से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझें, ये तो एग्जाम्पल है, नीला आसमान दिखाना। ये प्रकीर्णन एक्जेलरी होता क्या है, होता क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान रखें, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, सिर्फ 2 लाइनें याद रखना। सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है, यह है हमारी अर्थ। तो अर्थ में सूर्य के, जब हमारा वायुमंडल है उसमें धूल के कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल के कण, छोटे छोटे महीन कण। इन्हें हम कहते हैं जो विजिबल भी नहीं होते, नॉट विजिबल। मैं लिख दूं, जो विजिबल भी नहीं होते, अदृश्य, नॉट प्रॉपरली विजिबल। मतलब हमारे वायुमंडल में अदृश्य धूल के कण, हमारे वायुमंडल में अदृश्य धूल के जो कण होते हैं, जो हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन कणों के कारण जब ये सूर्य की तरंगें उनसे टकराती हैं तो वो इतर वितर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। इनसे टकराई, ये किरणें आई,
इनसे टकराई और फैल गई, है ना। अगर मैं इतना बोलूं तो वो गलत है, अगर मैं इतना बोलूं तो वो लज्जा है हमारे ऊपर। ये तो हर कोई पढ़ा रहा है, मैं ऐसे कह रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ध्यान देना। ये जो धूल के कण हैं, ये रहा है धूल का कण, पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल्स। हमारी ये रेडिएशन है, विकिरण। रेडिएशन मतलब विकिरण, समझ में आ रहा है। ये भी हमारे फोटोन के गुच्छों में होती हैं, फोटोन के गुच्छों में होती हैं। हमारे ये जो कण होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर यानी व्यास, इनका जो डायमीटर होता है, और जो हमारी ये विकिरण होती हैं, जो ये विकिरण होती हैं, इनका तरंगों का जो व्यास होता है, व्यास, डायमीटर, मैं उन्हीं की बात बताऊंगा। मेरी बात आराम से समझना, समझ में आ रही है नहीं आ रही ये बताओ। जो हमारी तरंगे होती हैं, जो सौरिक प्रकाश की ऊर्जा होती है, उसका विकिरण, जो तरंग का, अगर मैं आपको बोलूं तो जो कण होता है उनका व्यास, अगर तरंग के, जो तरंग से छोटा होता है, ओके वेरी गुड रोहित, इस तरंग से छोटा होता है, तब वो स्कैटरिंग करेगा। एक लाइन फिर से लिख रहा हूं मैं, धूल के कण का व्यास यानी डायमीटर, डस्ट पार्टिकल का डायमीटर जो होता है, वो तरंग से अगर छोटा होता है, जो हमारा वेव्स है, वेवलेंथ आ रही है उसकी, अगर उससे छोटा होता है, तरंग से छोटा होता है, तो हमारी होती है प्रकीर्णन की प्रक्रिया। और अगर धूल के कण का व्यास तरंग से बड़ा होता है, तो होती है परावर्तन की प्रक्रिया, रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया। ये आप 2 पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए मैं सबको फिर से बता रहा हूं कि अदृश्य कणों का व्यास अगर विकिरण तरंग से बड़ा होता है तो क्या होगा, परावर्तन होगा। अगर विकिरण तरंग, रेडिएशन जो आ रही है, हमारी वेव्स आ रही हैं, अगर उनसे छोटा होगा तो स्कैटरिंग होगा। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। मेरे पास सिर्फ 2 का रिप्लाई आया है, रोहित का और सुमन का। आई नीड मोर रिप्लाई। इफ समवन आस्क्स, कैन यू जस्ट इलैबोरेट और create difference between scattering and reflection of the light, you must go on my same previous statement. What is exactly? If the dust particle diameter is minimized or minimum according to radiations, it will be consider reflection activity. Scattering activity, participating in scattering activity. That particle consider as a scattering activity. अगर जो हमारा डस्ट पार्टिकल है, धूल का कण है, उसका डायमीटर, जो हमारी तरंग आ रही हैं, वेव्स लेंथ आ रही हैं, जो हमारी विकिरण रेडिएशंस आ रही हैं, उनसे ज्यादा होता है, तो वो स्कैटर ना करते रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। ये 2 मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखने होंगे अपने अंदर। सभी को क्लियर है? ओके वेरी गुड। अगर आप रिप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं जिस फ्लो में आपको समझा रहा हूं वो एक पॉजिटिव फ्लो है। चलिए अब हम आगे आते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया स्कैटरिंग, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। छाया हर कोई बनाता है, छाया हर कोई बनाता है, विक्षोभ हर कोई करता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के तो बहुत सारे हैं। ब्लू लाइट है, रनवे पे लगा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, मैं आपको इंसुलेशन पढ़ा रहा हूं, और इंसुलेशन में जो जो मीडियम जरूरी हैं गर्मी के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं पे चर्चा करूंगा। तो स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन बोथ
आर रिस्पॉन्सिबल इन इंसोलेशन, जो हमें प्राप्त हो रहा है पृथ्वी पर। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमारे हो गए थे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विसरित, डिफ्यूज डे लाइट, विसरित दिवा प्रकाश, विसरित दिवा प्रकाश, डिफ्यूज डे लाइट। डिफ्यूज डे लाइट, व्हाट इज एग्जैक्टली डिफ्यूज डे लाइट, क्या होता है? ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशंस में। ध्यान रखना, सूर्य की पूरी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, धूल से टकरा जाती हैं, वापस हो जाती हैं, कुछ वायुमंडल के द्वारा, एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हमारी धरती पर सारी की सारी 100% अगर पहुंच जाएं तो हमारी पृथ्वी का तापमान 120 से 140-45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं पहुंचती। तो ना पहुंचने के कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ना पहुंचने के पूरे कारण। एक तो स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। थर्ड पॉइंट इज डिफ्यूज डे लाइट। क्या होता है? जब प्रकीर्णन और परावर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण कुछ प्रकाश सूरज का वापस लौट जाता है अंतरिक्ष में। क्यों? ये आया, ये मेरा डस्ट पार्टिकल है, वापस चला गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब सब में तो डस्ट पार्टिकल है नहीं, तो टकरा के नीचे भी आ रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो डिफ्यूज डे लाइट का मतलब होता है कि अगर सूरज से कोई प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है, तो प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण जो कुछ बचा हुआ पृथ्वी को मिलता है, पृथ्वी को मिलता है, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन डे लाइट। मतलब due to earth whenever we get some we always get some light just because of scattering, due to scattering and some quantity of scattering and reflection of light, that will be called diffuse of day light। सीधा सा स्टेटमेंट अगर बताऊं तो प्रकीर्णन और परावर्तन के कारण वायुमंडल में जो पृथ्वी की सतह यानी धरातल, हमारे सरफेस तक जो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, सूर्य की किरणें जो पहुंचती हैं, उसी को हम कहते हैं विसरित दिवा प्रकाश। क्लियर है याला? ओके ओके लिखते चलो फटाफट। लाइव क्लास मतलब यही होता है कि विकिरण, जो विसरित दिवा प्रकाश क्या होता है? डिफ्यूज डे लाइट, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के कारण जो लाइट अर्थ के सरफेस पर, हम सरफेस पे रहते हैं ना ऊपर, वहां तक सक्सेसफुली पहुंच जाती है, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज डे लाइट। डिफ्यूज डे लाइट। ओके, वेरी गुड। ओके, देखो अब आता है हमारा अल्बिडो। ये अगर आप देखेंगे तो हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है, अल्बिडो की घटना आपको याद होगा, एग्जाम में ही पूछा गया है, ALVEDO, अल्बिडो। अल्बिडो होता क्या है? अल्बिडो का मतलब क्या होता है? क्या होता है अल्बिडो दोस्तों? कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का अल्बिडो कितना है, चंद्रमा का अल्बिडो कितना है, ऐसे क्वेश्चन। अल्बिडो होता क्या है? क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो आने के बाद पृथ्वी उसका कुछ विस्तृत मतलब परावर्तित भी करती है, परावर्तन भी करती है। सूर्य के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है
उसका पृथ्वी परावर्तन भी करती है, कुछ उस प्रकाश को विसरित भी करती है। इसी विसरित करने को, पृथ्वी का लौटाने को, परावर्तित करने को, दीर्घ रूप में करने को हम पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। और ये कितना होता है? 24 से 34% के मध्य होता है पृथ्वी का अल्बिडो। अगर एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखना, परावर्तित जो पार्ट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट, परावर्तित भाग को पृथ्वी का, यानी रिफ्लेक्शन जो पार्ट है रेडिएशन का जो अर्थ द्वारा कर रही है पृथ्वी का, उसे अल्बिडो कहते हैं। परावर्तित भाग पृथ्वी का, उसे अल्बिडो कहते हैं। और ये है हमारा 24% से 34% के मध्य। ये कंडीशन पे अकॉर्डिंग दिया जाता है, ये बीच पाया जाता है, ये इसके बीच पाया जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज अल्बिडो, तो आप कहोगे सम रिफ्लेक्टिव पार्ट है ना ऑफ अर्थ रेडिएशन, जो अर्थ पार्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, दैट विल बी कंसीडर एज अ अल्बिडो। एंड अर्थ, आवर अर्थ अल्बिडो इज बिटवीन 24 to 34%। ये क्या है? बनता उसका रहता है, घटता बढ़ता रहता है।